बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? ये एक वीडियो में कमेंट किया था एक भाई ने, उसने पूछा था कि जी हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें रेजिडेंट पर्सन के लिए जो थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं वो क्या आई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रेजिडेंट पर्सन के लिए जो टैक्स में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं कि अगर उसके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें जो टैक्स उसने पे करना है वो थोड़ा सा तब्दील किया गया है। एक तो अगर आपका एक से ज़्यादा घर है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो जो रेंट आप दे रहे हैं वो तो टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन अब रेंट के टैक्स की वैल्यू को समझे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि इससे कम रेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो है 5%। 5% से कम वो अब रेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो ठीक है, अगर उससे कम दे रहे हैं तो फिर उन्होंने उसका 5% आपको चार्ज करना है। 2022 फाइनेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट आई है, वो हम ऑर्डिनेंस से पढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। फाइनेंस एक्ट 2022 में जो तब्दीली की गई है वो 7E सेक्शन इन्होंने डाला है, ठीक हो गया। 7E में क्या कहता है? टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम जो ये समझा जाएगा कि ये एक शख्स ये इनकम अर्न कर रहा है, चाहे वो करे या ना करे, हमने उसको एज अ डीम इनकम समझकर उसको टैक्स लगा देना है, ठीक है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 कहता है फॉर द टैक्स ईयर 2022 and onward, a tax shall be imposed at the rate specified in Division 8C of Part 1 of the first schedule on the income specified in this section। जैसा कि आपको पता है जो टैक्स रेट हैं वो सारे फर्स्ट शेड्यूल में डील होते हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने एक पार्ट जो है ना 8C जो है ना वो डाली है, उसमें इसका टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसीजर बताया गया, लेकिन किस किस पे टैक्स लगेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं रेजिडेंट पर्सन का आपको पता है कौन होता है? जो पाकिस्तान का रहायशी होता है, जो 180 डेज से ज़्यादा जिसका स्टे पाकिस्तान में होगा उस पर ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा, नॉन रेजिडेंट पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड, एक रेजिडेंट पर्सन को समझा जाएगा कि वो ये इनकम ड्राइव कर रहा है, वो ये इनकम कमा रहा है, एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन an amount equal to 5% of the fair market value of the capital asset situated in Pakistan। ये समझा जाएगा कि जो उसके कैपिटल एसेट पाकिस्तान में हैं उनसे ये 5% तक की अपनी इनकम कमा रहा है। लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर जो 30 जून 2000 हर साल की जो 30 जून को ख़त्म होता है उस साल पे हमें ये समझा जाएगा कि वो अपने कैपिटल एसेट से अर्निंग कर रहा है, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने देखना है ना कि किन किन को एक्सक्लूड किया गया है। कैपिटल एसेट क्या होते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपके व्हीकल्स हैं, ये सारे आपके कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। ओन का मतलब जिसमें वो खुद रिहाइश पजीर है, ऐसा घर जिसमें वो खुद रह रहा है वो एक्सक्लूड होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। या ऐसी गाड़ी जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा है उस पर भी टैक्स नहीं होगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे ATL के अंदर मौजूद जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उनकी अपनी ज़मीन है तो वो ज़मीन पे भी टैक्स नहीं होगा। सेल्फ ओन एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन। अगर उनके पास कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही हैं तो फिर वो लैंड एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अगर वो उसमें से जो चीज़ शामिल नहीं है वो है एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। अगर आपने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। लैंड एनेक्स्ड देयर टू, और उसके साथ जो ज़मीन जुड़ी होगी, जो लैंड हाउस के अहाते में आती होगी, उसके इस्तेमाल में आती होगी, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू, ऐसे कैपिटल एसेट्स जो कि अलॉट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजिम को, या जो शहीद हो जाते हैं आर्म फोर्स के मुलाजमीन उनके घर वालों को दिया जाता है, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। नंबर 1 शहीद एंड डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू आर्म फोर्स, इनके कैपिटल एसेट जो इनको घर अलॉट होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
देन उसके बाद आ रहे हैं अ पर्सन और अ डिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन हु डाइज वाइल इन द सर्विस, इनको भी अगर घर मिला तो वो भी नहीं। अ वॉर वाउंडेड, जंग वगैरह में ज़ख्मी होने वाले जो हैं हमारे इसको थोड़ा सा ज़रा इन्हेंस कर लें ताकि ठीक हो गया। नंबर 3 में ये था। नंबर 4 में क्या कह रहा है, एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्स और एक्स एम्प्लॉई और सर्विंग पर्सनल ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट being original allotee of the capital asset duly certified by the allotment authority। ठीक है, जो ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं कि जिसमें एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद अगर कोई प्लॉट वगैरह अलाट हुआ है तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। बीइंग ओरिजिनल अलॉटी, ओरिजिनल अलॉटी का मतलब जिसके नाम पे अलॉट हुआ है सिर्फ उसी को एग्जेम्पशन है। अगर वो आगे सेल कर देता है तो दूसरे बंदे को वो प्लॉट की एग्जेम्पशन नहीं होगी। नंबर ई में क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड हैं किससे, 7E से। एनी प्रॉपर्टी from which income is chargeable to tax under ordinance and tax leviable is paid thereon। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो उसकी इनकम टैक्स चार्जेबल में आ रही है, ठीक है, आपने दूसरा घर रेंट पे दिया हुआ है या बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, उससे जो रेंट आ रहा है वो चार्जेबल टू टैक्स है। ठीक है, तो वो जो है ना, अगर आप उसे टैक्स पे भी कर रहे हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आपने ये देखना है कि उसकी 5% की वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, और जो आप उससे रेंट पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं। अगर वो 5% से ज़्यादा है तो फिर ठीक है, अगर वो 5% से कम है तो समझ लें आपने 5% जितनी बनती है उसकी वैल्यू वो टैक्स आपने और पे करना है। ये इसमें चेंजिंग लाई गई है थोड़ी सी, मतलब 5% का बेंचमार्क सेट कर दिया है उन्होंने। इसको मज़ीद आगे डिटेल में देखेंगे। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर 236K हैज़ बीन पेड। ऐसा कैपिटल एसेट जो आपने जिस साल ख़रीदा और उसी साल 236K पे किया, उस साल में उसकी कोई वैल्यू पे टैक्स नहीं होगा। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इज़ एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट्स ABCD। इनको निकाल के अगर आपके पास कोई और एसेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या बनती है, डज़ नॉट एक्सीड 25 मिलियन। ठीक है, 25 मिलियन से उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती तो वो एक्सक्लूड होगा। अगर वो ज़्यादा है तो फिर वो उसकी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ने जो टैक्स जो कैपिटल एसेट बनाए हुए हैं, अपनी बिल्डिंग्स वगैरह रेंट पे दी हुई हैं, पार्किंग वगैरह या जो भी इन्होंने हॉस्पिटल, ये कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी इनकी एग्जाम्प्ट हैं क्योंकि ये इससे प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे। ये असल में ये इससे क्या होता है, वेलफेयर का काम ये कर रहे होते हैं। आगे आई में क्या कहता है, कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट, ये भी वही गवर्नमेंट ने जो एसेट रखे हुए हैं अपने पास वो सारे एग्जाम्प्ट हैं। फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड, हाँ जी, कोई फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी इंक्लूड कर सकती है इसमें ड्यूरिंग द ईयर, और एक्सक्लूड एनी पर्सन और अ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, किसी को एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकती है गवर्नमेंट। इन दिस सेक्शन अ कैपिटल एसेट मीन्स, अब वो कैपिटल एसेट बता रहा है किस किस को हमने कैपिटल एसेट कंसीडर करना है, किस किस को नहीं करना। ठीक है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए किया गया था कि जो यहाँ के रिहायशी हैं और उन्होंने जगह इतनी ज़्यादा ख़रीद ली है कि जो कि उनके इस्तेमाल में नहीं है और उन पर टैक्स नहीं है। ठीक है, अब उन पर भी टैक्स लगेगा। उनका बेंचमार्क रेट उन्होंने सेट कर दिया। अब एक उनकी प्लॉट पड़ा हुआ है, वो कहते हैं जी हमने तो रेंट पे दिया ही नहीं है तो हम इस पर आपको क्या टैक्स दें। कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है आपने कैपिटल एसेट टैक्सेशन में। ठीक है, कौन सी चीज़ नहीं शामिल करनी, सबसे पहले एनी स्टॉक इन ट्रेड, ये थोड़ी देर के लिए मुझे आप ज़रा हाईलाइट कर दें। एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बिज़नेस। कोई अगर बिज़नेस कर रहा है और उसने अपनी सप्लाई स्टोर की हुई है, अपना रॉ मटेरियल मंगवा के बल्क में रखा हुआ है, तो वो उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। एनी शेयर, स्टॉक और सिक्योरिटीज़, हालांकि शेयर स्टॉक जो है ना ये कैपिटल एसेट में आते हैं प्योर, लेकिन शेयर और स्टॉक्स पर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा।
एनी प्रॉपर्टी विच with respect to which the person is entitled to a depreciation reduction under section 22। ये 22 उस पर होगा बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ पर, जो प्रॉपर्टीज़ आपकी बिजनेस में यूज़ हो रही हैं और उस पर आप डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस में चार्ज कर रहे हैं, तो वो वाले पे कैपिटल पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन होती है गुडविल वगैरह पर, जो नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उन पे अमोर्टाइजेशन होती है, और जो टेंजिबल एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन होती है। तो ऐसे एसेट जो आप बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं और उन पे आप ये दो चीज़ें चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको ये कैपिटल एसेट वाला टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एनी मूवेबल एसेट्स नॉट मेंशन्ड इन क्लॉज 1, 2 एंड 3। कोई भी ऐसा मूवेबल एसेट है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, जो इनमें मेंशन नहीं हुआ वो शामिल होगा उसमें। फार्म हाउस के बारे में उन्होंने डिटेल दे दी कि अगर आप एक फार्म हाउस डिक्लेयर किया आपने अपना, तो उस फार्म हाउस के लिमिटेशंस क्या होंगी फॉर द सेक ऑफ टैक्स। फार्म हाउस मीन्स अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स। हाँ जी, इससे कम होगा तो वो फार्म हाउस नहीं कंसीडर होगा, वो आपका एज अ कैपिटल एसेट ही ट्रीट होगा आपका। विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर फीट यूज्ड इन अ सिंगल डॉलिंग। सिंगल डॉलिंग का मतलब एक ही बंगला सा बनाया हुआ आपने, और उसकी जो कवर्ड एरिया है वो 5000 स्क्वायर फीट से जो है ना कम ना हो। अगर इससे कम होगा तो वो फार्म हाउस कंसीडर नहीं होगा। सो द सिंगल यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्स। एनेक्स का मतलब उसके साथ कोई आपने पार्क वगैरह छोड़ा हुआ है, वो उसके साथ हो या ना हो। डॉलिंग की जो है ना वो ये इन्होंने यूनिट बता दिया। प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर देन 1 डॉलिंग यूनिट्स इन द कंपाउंड and the average area of the compound is more than 2000 square yard for the dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farm house। वही जो पीछे बात कर दी, अगर एक dwelling unit की जो है ये आ जाती है 5000 स्क्वायर फीट से, तो अगर ज़्यादा बने हैं तो वो हर एक को अलग-अलग फार्म हाउस कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसमें अगर इसके एक से ज़्यादा फार्म हाउस हैं तो वो उसको सारे एग्जाम्प्ट होंगे। तो ये जो 7E इंसर्ट किया गया था उसको हमने डिटेल में देख लिया। तो इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है, वो भी हम देख लेते हैं कि जी वो कहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल है। उसको ज़रा सिंपल अल्फाज में लिखा गया है जी, एक से ज़्यादा घर रखने वालों पे ये आ गया जी। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम ये 7E में डाला गया, और इसके जो रेट होंगे वो पार्ट 8C में होंगे। वो हम वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या टैक्स रेट लगेंगे। The bill has proposed to insert the section 7E where the concept of the deemed rental income has been introduced। असल में रेंटल इनकम को इन्होंने बढ़ा दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है। According to the proposed provision, a resident person shall be treated to have received rent equal to 5% of the fair market value of an immovable property situated in Pakistan, whether such property has actually been rented out फॉर एनी कंसिडरेशन और नॉट। एक्चुअली अगर वो रेंट आउट की हुई है या नहीं की हुई, वो आपको 5% उसका देना पड़ेगा। ठीक हो गया, आगे आ जाए। एक्सक्लूजन फ्रॉम टैक्स, जो अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होंगी, वो हम यहाँ पर अब मज़ीद इसको देख लेते हैं। वन सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वन सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी एग्जाम्प्ट होगी। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम विच बिज़नेस इज़ कैरिड आउट, ठीक है, जिससे आप बिज़नेस अर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो वाली बिज़नेस आपकी प्रॉपर्टी जो होगी, जो ज़मीन है सिर्फ वो एग्जाम्प्ट होगी, और जो एक ज़मीन है आपकी घर जिस पर बनाया सिर्फ वो आपको एग्जाम्प्ट होगा। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स्ड देयर टू। कह रहे हैं कि फार्म हाउस शामिल नहीं होंगे, अगरचे फार्म हाउस ज़्यादा ना एग्रीकल्चर एरियाज़ में ही बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर उसका सिस्टम वही होता है कि जी खुली हवा हो, पार्क्स वगैरह हो, सुकून हो, तो लेकिन उसको एग्रीकल्चर लैंड हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ने कोई लिया हुआ है तो वो भी ख़त्म। लैंड डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डर एंड डेवलपर्स, जो बिल्डर डेवलपर्स ने लैंड एक्युपाई की होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन न्यू हाउस, न्यू प्लॉट्स वगैरह,
तो वो भी जो है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी उनकी, जो उनके कैपिटल्स होंगे, क्योंकि उनका मकसद उसको रीसेल करना है, ना कि अपने लिए उसको मेंटेन करना। लेकिन शर्त ये है कि वो बिल्डर डेवलपर रजिस्टर्ड हों, कहाँ से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड से वो जब बिल्डर डेवलपर रजिस्टर्ड होंगे तो फिर उसके जितने कैपिटल एसेट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी परसुएंट टू सेक्शन 15, सेक्शन 15 में जो है ना रेंट ऑफ इनकम चार्ज किया जाता है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का रेंट अर्न कर रहे हैं, वो अपनी चार्ज करना है, तो वो आप 15 सेक्शन में जाकर उसको रीड कर लेंगे। एंड द टैक्स चार्जेबल इज़ मोर देन द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। अगर 15 सेक्शन में जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और जो इस सेक्शन में टैक्स कैलकुलेट होगा वो ज़्यादा है, तो फिर आप एग्जाम्प्ट हैं, फिर आपकी वो प्रॉपर्टी ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन हाउएवर वेयर द टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 15 इज़ लेस देन द टैक्स चार्जेबल अंडर 7E, अगर वो जो आप रेंट शो करवा रहे हैं अपना वो कम है 7E की कैलकुलेशन से, मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और आप उससे रेंट अर्न कर रहे हैं 10,000 रुपये, ठीक है, आप अपना टैक्स में रिटर्न में शो करते हैं जी 10,000 मेरा इस साल का इस प्रॉपर्टी से रेंट आया। अब उसकी जो 5% वैल्यू बनती है वो बनती है 5,000 1 लाख की, ठीक है, तो ठीक है आप माफ़ हैं। लेकिन अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है 10 लाख की, ठीक है, और आप अपना रेंट शो कर रहे हैं सालाना जो है वो 10,000, आप कहते हैं जी मेरा तो 10,000 है, लेकिन उसकी 5% 10 लाख की कितनी बनी, 50,000 समथिंग, 50,000 बन गई, तो अब गवर्नमेंट आपको माफ़ नहीं करेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि आपका जो 50,000 है हमने वही आपका रेंट डीम फिट करना है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 तो आप मान रहे हैं और जो 40,000 है वो आपकी इनकम में ऐड करके आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा, ठीक है। इस क्लॉज का ये मतलब हुआ। आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बता दी कि ये जो क्लॉज इन्होंने डाली है ये क्यों डाली है, इसका क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने ये देखा, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, फिस्कल पॉलिसी जब बनाई जाती है उसमें सारे सेक्टर्स को एनालिसिस किया जाता है, किस सेक्टर में इस वक्त कितनी जो है ना वो इकोनॉमी बूस्ट हुई है और किस सेक्टर में कौन से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो बिल्डर सेक्टर डेवलपर है इसमें बहुत से लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और जो मनी है वो एक स्टक होकर रह गई है, मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रही है, जिससे सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सनस को, स्पेसिफिक कैटेगरी को जो है फ़ायदा हो रहा है, तमाम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। हालांकि गवर्नमेंट का काम ये है कि वेल्थ को सर्कुलेट करे ताकि सबको फ़ायदा हो। इस वजह से उन्होंने ये क्लॉज यहाँ पे डाली। इट अपीयर दैट थ्रू द अबव प्रपोज्ड अमेंडमेंट द गवर्नमेंट विशेस टू कैप्चर द रियल स्टेट सेक्टर वेयर मेजर इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग पार्क्ड and the money is not channelized in the economy which may increase the economic activities। उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई नहीं हो रही हैं, लोग बिल्डिंग लेकर रख लेते हैं बस, ठीक है, उसी से रेंट खुद ही अर्न कर रहे हैं, उसके पैसे से किसी को फ़ायदा ही नहीं होता है, ठीक है, चंद एक लोग हैं जो उससे फ़ायदा लेते हैं। तो जबकि पैसा जितना सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग to note that where property is rented out, section 15 subsection 4 of the ordinance already provided for taxation at fair market value of the rent. However, with the above proposed section, the tax liability on rental income would be higher of the following। वो कह रहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको जो रेंट आपके ऊपर टैक्स दे रहे थे, अब वो रेंट पे टैक्स आपने इन तीनों में से जो हाई होगा उस पे आपने देना है। जो तीनों में से वैल्यू आप निकालेंगे, जो हाई बनती होगी आपको वो देना पड़ेगा। नंबर 1 आपने क्या कंपैरिजन करना है, टैक्स लायबिलिटी ऑन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल अंडर सेक्शन 15। जो एक्चुअल आप रेंट रिसीव कर रहे हैं पहले आपने वो वैल्यू निकाल ली। नंबर 2 पे टैक्स लायबिलिटी ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, क्योंकि सेक्शन 15 कहते हैं एक रेंट आप एक्चुअल रिसीव कर रहे हैं, एक उस एरिए के उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का रेंट भी है। अगर आपने उससे कम शो किया तो हमने असल ले लेना है आपसे फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरी चीज़ वो आ गई, गवर्नमेंट उस एरिए के उसी बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगी, वो रेंट आ जाएगा। तीसरे आएगा टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7E। 7E में देखेगी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% कितना आ रहा है, वो 5% और वो एक्चुअल और वो फेयर मार्केट वैल्यू तीनों का जब कंपैरिजन होगा, जो उसमें से हायर वैल्यू होगी, यू मस्ट हैव टू पे दिस अमाउंट एज अ टैक्स लायबिलिटी चार्ज अंडर सेक्शन 15(4)। ओके, तो ये था एक थोड़ी सी और थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ी सी डिस्कशन अबाउट द 7E सेक्शन इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022।
ये मैंने निकाला है जी पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 8C टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। ठीक है, डीम्ड इनकम का मतलब एक तो है जो रेंटल इनकम आप उससे अर्न कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो फिर बेंचमार्क सेट हो गया कि जी हमने 25% उसका लेना है। यहाँ पर वो टैक्स रेट कह रहे हैं दैट रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E शैल बी 20%। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं है तो फिर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो रेंट पे है तो फिर कुछ आप कह लें एग्जेम्पशन है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी जो है ना FBR इशू कर चुका है कि किस प्रॉपर्टी की किस एरिया में कितनी फेयर मार्केट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। एक्चुअल उसकी जो भी हो, ठीक है, FBR ने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अपने रेट निकाल लेने हैं जो FBR की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, उसने उसका आपसे 20% जो है ना टैक्स डिमांड कर देना है कि जी हमें इस प्रॉपर्टी का टैक्स डिमांड दें 20%, या फिर आप ये शो करवाएं कि इसका हम रेंट अर्न कर रहे हैं और उसका रेंट कितना होगा, जितना आप ले रहे हैं रेंट वो शो करवाएं। अगर रेंट नहीं देते आप उस पर तो फिर इसका मतलब है आपको उस पर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी आपने हेल्ड की हुई है और वो रेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे मज़ीद देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।